सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, सबसे पहले थोड़ा आज इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, और फिर हम आगे बढ़ के फिर आगे की जो चर्चा है वो चालू करेंगे, कैसे क्या हमको पढ़ाई करना है इसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको मैं क्या पढ़ाऊँगा ये बता देता हूँ। तो मेरा नाम है शशांक शर्मा, और मैंने भी सीए किया हूँ, जैसे कि बाकी के भी टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं सीए या डॉक्टरेट वगैरह कुछ ना कुछ पढ़े हैं, तो वैसे ही मैंने भी कुछ ना कुछ पढ़ा हूँ। सीए पढ़ना पड़ता है। तो मैंने, एक तो सीए है, एफ सी है, साथ में बेकाम है। बेकाम होता है जो काम का नहीं होता बट करते हैं लोग, तो बेकाम, तो वो किया है। और एक डीसा है। डीसा एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स होता है। सीए बनने के बाद भी अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो सीए के बाद भी और कोर्सेज होते हैं, स्पेशलाइजेशन जैसा होता है वैसे। जैसे डॉक्टर्स लोग बाद में और पढ़ना चाहें तो आगे और स्पेशलाइजेशन करते हैं, वैसे डीसा भी एक कोर्स है। तो ये भी किया हूँ। और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ लॉ। तो मैं लॉ पढ़ाऊँगा आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे, एंड इवन इंटरमीडिएट लेवल पे लॉ है। फाइनल लेवल पे आपका लॉ जो है वो एक सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में आता है। दैट मीन्स उसको आपको सेल्फ से करना पड़ता है। सो देखेंगे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पे लॉ पढ़ाऊँगा सीए फाउंडेशन लेवल पे। इसके अलावा मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरा खुद का ऑफिस भी है। तो प्रैक्टिस करते हैं, दो प्रकार के सीए होते हैं, एक जो प्रैक्टिस में होते हैं, दूसरे जो जॉब पे होते हैं। तो मैं प्रैक्टिसिंग हूँ, तो मेरा खुद का ऑफिस है। साथ में शेयर ब्रोकिंग का भी काम है। तो ऐसे दो चार चीज़ें छोटी मोटी करते रहता हूँ मैं। और उसके अलावा थोड़ा बहुत कभी लिख लेते हैं, इच्छा होती तो। बुक मिली है आपको एक। सो ये जो बुक है ये टैक्समैन के द्वारा पब्लिश की गई है, एंड ये सफिशिएंट है आपके लिए। आपको बाकी कोई चीज़ रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ये बुक पढ़ लिए तो दैट विल बी सफिशिएंट। सो अपन अभी पहले अपने फाउंडेशन के कोर्स के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। बाकी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें आपको धीरे धीरे पता लगते रहेगी। सो अभी आपके लिए मेरे काम की जो चीज़ है दैट इज़ ओनली टीचिंग। तो टीचिंग से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। बाकी ऑफिस चलता है वो ठीक है, शेयर ब्रोकिंग है वो अलग चीज़ है। सो ये सब सेपरेट चीज़ हो जाती है। आपके लिए काम का है टीचिंग, और साथ में ऑथरशिप। तो जो बुक्स वगैरह हैं, जैसे आपको जो बुक मिली है टैक्समैन के द्वारा पब्लिश की है, दिल्ली से पब्लिश होती है। और ये बुक एक काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अलॉन्ग विद ऑल दी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हुए हैं उसमें। आंसर्स पूरे डीप में नहीं होते हैं इसमें, आंसर्स हमको खुद को लिखना पड़ता है। तो इसमें हिंट ज़रूर दी हुई है। तो हिंट मीन्स आपको समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ है क्या है। सो आपको उसके टॉपिक का रेफरेंस दिया हुआ है और हिंट दी हुई है कि आंसर सही है गलत है, वो सब चीज़ें दी हुई है। सो अब सीए फाउंडेशन के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। वैसे तो सीए इंटर में भी लॉ है, लेकिन अभी हम सिर्फ फाउंडेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। हमको फाउंडेशन में जो लॉ है, ये लॉ के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। सो हम देखेंगे सीए फाउंडेशन लॉ में सबसे पहले आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये क्या होता है ये सब हम समझेंगे। अभी शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे हम, वैसे बेसिक ऑफ लॉ से। सो कानून कौन कौन से आपको पढ़ना है वो बता रहा हूँ मैं। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ना है, सबसे पहली चीज़ जो आपको एक्ट में कानून में पढ़ने को मिलेगी। दूसरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसको प्यार से सोगा भी बोल सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जब गुड्स खरीदे बेचे जाते हैं, जैसे मैं ये मोबाइल बेच रहा हूँ तो यहाँ पे लगेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये बताता है कि जब कोई गुड्स को खरीदते बेचते हैं तो कैसे क्या कानून अप्लाई होते हैं, क्या क्या राइट्स मिलते हैं बायर को सेलर को। तो ये सब चीज़ें हमको देखना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। फिर तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज पार्टनरशिप। सो जब साझेदारी में बिजनेस करते हैं, मिल के कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे तकलीफ हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी दो फ्रेंड्स हैं, कियारा और दिशा, बहुत अच्छी फ्रेंड्स है मेरी। सो हम लोग तीनों मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं। हमारी एक पान की दुकान है ये चौक पे। सो हम लोग बिजनेस करते हैं, पान ठेला चलाते हैं। अब यहाँ पे तीन जन हैं, तो तीनों जनों में प्रॉफिट्स वगैरह बटेगा। झगड़े हो सकते हैं, कोई बोलेगा कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, दूसरा बोलेगा नहीं मैं काम करता हूँ। तो कोई बोलेगा मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तो ऐसे अलग अलग व्यक्ति अपना अपना इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। इसीलिए इसके ऊपर एक कानून है, जब लोग मिल के काम करते हैं तो फिर क्या राइट्स मिलते हैं, क्या
ड्यूटीज होती है हर एक पार्टनर की, ये सब देखेंगे हम। फिर बाहर वालों के साथ कैसे क्या रिलेशंस क्रिएट होंगे जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई खरीदी बिक्री करेंगे, तो वो हम देखेंगे इसमें। फिर चौथा है एलएलपी। एलएलपी एक कानून है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, तो ये भी हम समझेंगे क्या होता है। एलएलपी एक्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो देखेंगे हम। फिर इसके बाद आएगा कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट है इसमें। तो कंपनी के बारे में हम जानेंगे, कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो सब क्या होती है, उसके क्या विशेषताएं होती है, कैसे बनती है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। फिर इसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। जैसे कि जिन लोग कॉमर्स पढ़े हैं पहले 11th-12th में, उनको पता होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रॉमिसरी नोट, चेक होते हैं, तो पता होगा। बाकी साइंस वाले भी होंगे, कुछ साइंस वाले हैं क्या इसमें, साइंस की तरफ से आए वाले है ना। हाँ, तो साइंस वालों को नहीं पता होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो आपके लिए सब नया ही है। तो यहाँ पे अगर कॉमर्स वाले भी हैं तो कुछ ऐसा बहुत नॉलेज लेके आए ऐसा नहीं है, आपको बताए होंगे शर्मा सर ने। तो शर्मा सर पहले ही बताते ना कि साइंस वाले जो हैं वो जीरो पे हैं, कॉमर्स वाले माइनस में हैं। और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी साइंस वाला ही था। तो साइंस की तरफ से था मैं, और साइंस की तरफ से मैं साइंस पढ़ के आया था, और उसके बाद 11th-12th के बाद फिर सीए में आया। सो ऐसे भी बच्चे होते हैं जैसे मैं था। फिर एक और कानून है, एक्चुअली इसको कानून नहीं बोलना चाहिए, जो पहला चैप्टर आपके बुक में दिखेगा, ये है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी भारत में कैसे क्या काम चलता है, कानून कैसे बनते हैं, कैसे क्या ये काम करते हैं, फिर कानून अप्लाई कौन करता है, बनाता कौन है, ये सब पे हमको चर्चा करना है। बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो ये वैसे अगर आप सीक्वेंस वाइज देखें तो पहला चैप्टर ये है आपके बुक में, और बाकी ये सब कानून है। एक्चुअली ये कानून नहीं है, इसलिए मैंने आखिर में रखा हूँ इसको। तो ये कानून नहीं है, ये सिर्फ बताया कि कानून कैसे बनते हैं, कैसे क्या वो अप्लाई होते हैं, कौन कानून बनाता है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इसको पूरा करती है। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड कानून है, फिर आरबीआई होता है, फिर अगर कोई कंपनी से रिलेटेड है तो कंपनीज एक्ट है, फिर सेबी है, स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तो ये सब क्या होता है ये सब हम समझेंगे। ठीक है। सो ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करके एक और आपका चैप्टर एक दिखेगा आपको। इसमें अब हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं, अब न्यू कोर्स की बात कर रहे हैं। पहले जो लॉ का फाउंडेशन में कोर्स हुआ करता था, कंपैरेटिवली थोड़ा कम था, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी, और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि सीए इंटरमीडिएट लेवल पे हुआ करते थे, बट अब इंटरमीडिएट से हटा के उसको यहाँ फाउंडेशन में लेके आए हैं। दूसरी चीज़ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये वैसा का वैसा है जैसा ओल्ड कोर्स में था, सिर्फ थोड़ा रीशफलिंग ऑफ टॉपिक्स हुए हैं। पिछले कोर्स में चैप्टर नंबर थोड़े अलग होते थे, वो सबको रीशफल किया है, इसको ये चैप्टर में डाल दो, उसको वो चैप्टर में डाल दो, बाकी है वही चीज़ें। तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर बात करें तो इनमें कोई खास चेंजेस नहीं है ओल्ड फाउंडेशन और न्यू फाउंडेशन में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, वैसे ही एलएलपी एक्ट में कुछ चेंजेस हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे है, कुछ चीज़ें इसकी आपको सीए इंटर लेवल पे भी पढ़ने को मिलेगी। ये फाउंडेशन में भी है आपको, और ये इंटरमीडिएट लेवल पे भी है। सो आपको ये दोनों जगह देखने को मिलेगा, फाउंडेशन भी और इंटर भी। फाउंडेशन में कुछ बेसिक चीज़ें हम देखेंगे, और इंटरमीडिएट लेवल पे जब हम पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा डीप में अंडरस्टैंडिंग इसमें हम लेंगे। कंपनी लॉ, ये तीनों लेवल पे आपको, सीए फाउंडेशन लेवल पे भी है, जो बेसिक कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं सीए फाउंडेशन लेवल पे, सीए इंटर लेवल पे भी है, और सीए फाइनल लेवल पे भी है। फाइनल लेवल पे इसके अलग से पेपर नहीं होता, आपका ऑनलाइन एक पेपर होता है, वो क्लियर करना पड़ेगा आपको, एक सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल रहेगा उसमें। तो कैसे है, जैसे फाउंडेशन इंटर में इसका प्रॉपर लॉ का पेपर है जिसको आपको जाके सेंटर पे देना पड़ेगा, बट फाइनल में थोड़ा 6 सब्जेक्ट कर दिया अभी, लेकिन एक्चुअली देखे तो 8 सब्जेक्ट है अभी भी। ये जो लॉ का पेपर है इसको उन्होंने कर दिया है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, पहले तो आपको घर पे पढ़ना है उसको, तो उसमें फिर पढ़ने के बाद पूरा अच्छे से समझेगा, फिर आप उसकी एक एग्ज़ाम देंगे जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा एक बताया गया सेंटर होगा, वहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही हम फाइनल की मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। सो ऐसा बोलने को हम बोलते हैं कि 6 ही पेपर रह गए, लेकिन अल्टीमेटली ये पेपर पढ़ना है और बहुत डीप में पढ़ना है आपको। लॉ फाइनल लेवल पे भी है, बट वो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल पे है। ठीक है। सो ये हमारे कोर्स के चीज़ें हो गई, क्या क्या हमको देखना है। यहाँ पे हम शुरुआत जो करेंगे
वैसे ही जैसा दिया है उसी हिसाब से चलेंगे। पहले आपके बुक में जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह है वो पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये लाइन से चलेगा। एलएलपी बाद में पढ़ते हैं, पहले कंपनी लॉ पढ़ते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और आखिर में एलएलपी पढ़ेंगे। सो ये पूरा आपका कोर्स है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, और यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको सिर्फ गोले लगाना है, गोले सही लगा दिए तो मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे गोले नहीं लगाना है, पूरा लिखना पड़ेगा, और इसीलिए आपको थोड़ा राइटिंग वगैरह पे कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है उसकी। वो भी हम समझेंगे कैसे क्या लिखते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है लेकिन आप अगर उसको लिख नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। सो इसीलिए अपने को कैसे क्या वो लिखना है, एग्जाम में कैसे क्या हम उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे, वो हमको समझना रहेगा। तो हम यहाँ पे राइटिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिख के नहीं देखा जा सकता हर एक चीजें, तो पहले ही आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, इतना बड़ा कोर्स होता है कि एक एक क्वेश्चन हम लिख के नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगा। और जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो मैं बताऊंगा भी, 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मैं लिख के भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको आइडिया आए कि कैसे क्या लिखा जाता है। उसके बाद लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग जो है ना, ये स्किल है। ये स्किल तभी डेवलप होगी जब आप खुद ये कार्य करेंगे। जैसे कोई भी स्किल्स जो होती है वो कब डेवलप होती है, जब आप खुद वो कार्य करोगे। आपको समझो क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना आपको तभी जमेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो राइटिंग भी एक प्रैक्टिस से डेवलप होगी। अगर मैं आपको कितना भी अच्छा क्रिकेट खेल के बताऊं, मैं आपको पूरा फुटवर्क बता दूं, टाइमिंग बता दूं, पूरा बता देता, ऐसे शॉट मारना, ऐसा इधर खेलना, सब बता दिया मैंने, बट उसके बाद भी जब तक आप खुद नहीं खेलोगे तब तक आपको उसका फायदा नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से कोई बुक दे दिया मैंने, बुक में पूरी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन जब तक खुद आप वो करोगे नहीं चीज, तब तक नहीं समझेगी। वैसे ही कोई भी स्किल, स्विमिंग करना है तो स्विमिंग की बुक पढ़ने से स्विमिंग नहीं आने वाली, कोई आपको तैर के बता देगा उससे भी स्विमिंग नहीं आने वाली, आपको खुद को करना पड़ेगा। वैसे ही राइटिंग भी एक स्किल है जो कि आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा। सो वो भी देखेंगे अपन। लिखने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा, ये होमवर्क है। हर चैप्टर में आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन भी लिख दिए तो दैट विल बी सफिशिएंट, बहुत हो जाएंगे वो। सो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिखना है, थोड़ा थोड़ा लेकिन लिख के देखना है। और रीडिंग की हैबिट अपने को बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ भी गए तो भी रीडिंग अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल लैंग्वेज जो है तभी आएगी आपको जब आप रीडिंग प्रॉपरली करोगे। जितना आप पढ़ोगे उतना वो लीगल लैंग्वेज आपके दिमाग में घूमती है, उतना आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है। सो ये हो गया आपके कोर्स से रिलेटेड कि हमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो ये 7 चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपको जो बुक दी गई है पूरी कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक है ये। इसमें अबाउट द ऑथर दिया है, पहले तो पढ़ लेना एक बार, पढ़ना चाहिए सर। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। फिर चैप्टर, तो कुछ लोग भी होते हैं, नहीं वो चैप्टर होते हैं, चैप्टर यानी जो जो आपको यहाँ पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर में डिवाइड किया है। सो डिवीजन 1 जो मैंने आपको बताया, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू लॉ देखेंगे, जिसका मेन चीज है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये हम देखेंगे। पहला चैप्टर है, कोई ऐसा बहुत एग्जाम के लिए काम का रहेगा ऐसा नहीं है, बट आपको बेसिक जो चीजें हैं वो समझने में हेल्प करेगा ये, कि कानून कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, ये सब हमको यहाँ समझने को मिलेगा। बट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, ऐसा नहीं है। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये हम काफी डीप में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, जिसमें हमको एक एक चैप्टर समझना है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, वो पूरा कैसे होता है, पार्टीज को क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज क्रिएट होती है, ये हमको समझना है। कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोग होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब चीजें हम समझेंगे। तो पहले जो आपको दिख रहा है कि एकदम बेसिक पॉइंट्स है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंसिडरेशन करके कुछ होगा, ये क्या होगा, ये समझेंगे। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे सब चैप्टर्स दिए हैं। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं रहनी चाहिए, तो ये सब हमको एक एक करके समझना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ देता है तो क्या कर सकते हैं, ब्रीच, ब्रीच इन्हें तोड़ देना। तो कोई अगर ब्रीच करता है तो हमारे पास क्या क्या उपाय होते हैं, रेमेडीज होती है, रेमेडीज का मतलब उपाय। सो कौन कौन से उपाय हैं हमारे पास, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये दिया है। फिर कुछ ये अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आगे के जो 4 चैप्टर हैं ये अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि कंटिजेंट एंड पॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये एक अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी हम समझेंगे। इसके आगे के जो 3 चैप्टर है ना, ये पहले सीए इंटरमीडिएट लेवल पे हुआ करते थे, बट ये 3 चैप्टर अभी यहाँ पे लेके आए हैं, सो फाउंडेशन लेवल पे लेके आए हैं, तो आपके लिए न्यू कोर्स में अब ये भी देखने को आपको मिलेगा।
सो इसमें हमको देखना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी क्या होता है। ये एक अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंडेमनिटी यानी नुकसान की भरपाई करना, जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो समझेंगे हम वो कैसे होते हैं। फिर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट, बैंक से लोन लेने आए, बैंक बोलता है किसी को गारंटर लेके आओ, तो गारंटर कौन होता है, गारंटी कैसे होती है, वो सब हम देखेंगे। तो डीप में समझेंगे पूरा। बेलमेंट प्लेज अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ मैं, बाकी डीप में पूरा अपन समझने वाले हैं। सो बेलमेंट में जब हम कोई चीज देते हैं दूसरे को यूज करने को, यूज होने के बाद वो वापस कर देता है, उसको बेलमेंट बोलते हैं। जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि सर आज क्लास करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही, आप बोलते हैं सर मैं घूम के आना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है जाओ घूम के आ जाओ। आप बोलते हैं सर एक काम और करो, आपकी कार की चाबी दे दो। अब मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, अब भी क्या याद रखोगे, मैंने कार की चाबी आपको दे दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। इसमें कार आपकी हो गई क्या, तो नहीं, आपकी कार नहीं होती, आपको ये कार मुझे वापस करना है। तो आप घूम फिर के आओगे, एक आध घंटे में कार मुझे वापस कर दोगे, ये बेलमेंट कहलाता है, जिसमें हमेशा गुड्स रिटर्न किए जाते हैं बाद में। ठीक है, समझेंगे हम ये। फिर प्लेज, प्लेज यानी गिरवी रखना। मुझे लोन की आवश्यकता थी, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है रखने को, तो ऐसे केस में मैंने अपने हीरे की अंगूठी कहीं गिरवी रख दिया और उससे 1 लाख रुपए की उधारी ले लिया, ये कहलाता है प्लेज। ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी हम समझेंगे कि प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या काम करता है। उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, मुझे एक मकान बेचना है, मैंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया कि भाई ये मकान मेरा बिकवा दे, तो वो मेरा एजेंट हो गया, वो मेरे बिहाफ पे मकान बेचने का काम करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, इसको भी हम डीप में समझेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कैसे बनेगा सेल का कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या कंडीशंस एंड वारंटीज होती है। कई बार हम चीजें खरीदने जाते हैं तो वहां लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, तो ये कैसी कैसी कंडीशंस अप्लाई हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी, जैसे मैं अगर मोबाइल बेच रहा हूँ तो वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जब मैं ओनर नहीं रहा और आप ओनर बन गए। आपने खरीदा अगर मोबाइल, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है जब आपको ओनरशिप मिली, तो ये सब हमको समझना है। फिर अनपेड सेलर कौन होता है, उसके क्या राइट्स हैं, बायर के क्या राइट्स हैं, ये हम देखेंगे। उसी प्रकार से पार्टनरशिप में जब लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो क्या क्या रूल्स लगते हैं, तो जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, फिर पार्टनर्स के रिलेशंस कैसे होते हैं, एंड फर्म का रजिस्ट्रेशन या डिसोल्यूशन बंद कैसे होती है, ये सब चीजें हम देखेंगे। एलएलपी में एक ही चैप्टर है, सिर्फ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एलएलपी दिए हुए हैं आपको, बहुत डीप में नहीं है ये चैप्टर, पहले हुआ करता था, अभी ये इंटर में चला गया है और यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया है। और फिर कंपनीज एक्ट, ये भी वैसे देखा जाए ना तो बहुत छोटा सा पार्ट है, आपको टोटल कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, तो 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन है उसमें, उसमें से आपको इस साल सिर्फ 10 सेक्शन पढ़ना है। तो सेक्शंस क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, बट अभी सिर्फ आपको 10 सेक्शन पढ़ना है, तो सिर्फ एकदम इंट्रोडक्शन ट्रेलर है ऐसा बोल सकते हो आप। फिर आगे फिर आपको अगले साल इंटरमीडिएट लेवल पे 150 सेक्शन और पढ़ना है, और उसके बाद फाइनल लेवल पे बचे हुए सेक्शंस है। सो ये कंपनीज एक्ट तीनों लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। और फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हम देखेंगे। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह क्या क्या होते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, ये समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारा पेपर है इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। ये पहली चीज थ्योरी पेपर नहीं है, बोलने को हम इसको थ्योरी बोलते हैं, बट एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यही होता है। तो इसके लिए आपको बहुत डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। हमको यहाँ पे नॉलेज बेसिस पे पढ़ाई करना है, नॉलेज गेन करना है हमको। तो हमको सिर्फ रटना नहीं है चीजों को, पहली चीज ये ध्यान रखो, रटना नहीं, इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करना है हमको। इन्फॉर्मेशन तो आजकल सिर्फ ऐसे माउस क्लिक पे ही मिल जाती है आपको, आप चैट जीपीटी में जाके इन्फॉर्मेशन मांगो, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिल जाएगी। गूगल पे जाके कुछ मांगो तो आपको इजीली मिल जाती है। आजकल तो कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, सिर्फ बोलने से सब होगा। एलेक्सा को बोले और एलेक्सा बक आंसर दे देती है। सो आजकल टाइप तक नहीं करना पड़ता है आपको। सो इसीलिए इंफॉर्मेशन की उतनी वैल्यू नहीं है, नॉलेज की वैल्यू है। हमको नॉलेज लेना है यहाँ पे, डीप अंडरस्टैंडिंग होना। जैसे एक बेसिक डिफरेंस अगर मैं बताऊं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का, तो कोई चीज ऐसी होती है आपको पता है दैट इज इन्फॉर्मेशन, बट वो क्यों होती है वो नॉलेज है। तो हम कानून के पीछे का भी रीजन समझेंगे, हर कानून के पीछे एक रीजन होता है, मकसद होता है, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। तो वो डीप में हमको समझना है। जैसे एक पुराना कोई एग्जाम्पल लो, समझो आप कोई टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं। महाभारत में आपने देखा है कि महाभारत नहीं देखा, उसमें आपने देखा होगा कि एक धृतराष्ट्र होता है, धृतराष्ट्र अंधा राजा होता है, उसको देखना होता है कि मेरे लड़के क्या कर रहे हैं जब झगड़ा चालू है,
रणभूमि में दोनों के बीच झगड़ा होता है, कौरव और पांडव। सो उस टाइम उसमें टीवी का जिक्र आता है, पता है आपको? संजय के पास टीवी होता है, संजय वो टीवी चलाता है और लाइव टेलीकास्ट बताता है वो। सो ये ऐसा होता था, ये पता है, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो कैसे होता था, उसकी टेक्नोलॉजी क्या थी, वो नॉलेज है। अब सोच के देखो, इंफॉर्मेशन कोई काम की है क्या? ऐसा होता था तो अपने कोई काम का नहीं है, वो होता था। तो आज जबकि वो है, अपन अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करते ना, उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। आप सोच के देखो, अगर ये बता भी दिया तो लोग कुछ साल बाद बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी बता रहे। लेकिन आज वो संभव है, आपने देखा आज ऐसा है। आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, आईपीएल कहीं और मैच हो रही है, आप यहाँ घर बैठे देख रहे हो, से हो रहा है। सो ये चीजें अगर कैसे होती है ये पास ऑन करेंगे तो उसका कुछ महत्व रहेगा। अगर सिर्फ ऐसा होता है बता दिए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे भी जब हम कानून पढ़ेंगे तो उसके पीछे का रीजन देखेंगे, वो क्यों होता है, कैसे होती है चीजें, वो देखेंगे। सिर्फ ये नहीं कि कानून में लिखा है तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे रामायण में बताया है पुष्पक विमान था, उड़ता था वो। अब ये उड़ता था ये बताया है, लेकिन ये कैसे उड़ता था इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। अगर वही बताते तो वो टेक्नोलॉजी आज अपनी किसी और ही लेवल पे होती, लेकिन वो पास ऑन नहीं किया, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई। सो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है आज के ज़माने में। इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही मिल जाती है, एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो नॉलेज का मेन आपको महत्व रहने वाला है। सो इसीलिए नॉलेज बेसिस पे हम चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट अपना एक्चुअली प्रैक्टिकल है। रियल लाइफ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो काम आएगा आपको वो रहेगा लॉ, सबसे ज्यादा। क्योंकि लॉ जो होता है ना, वो जब आप सीए बन जाओगे उसके बाद कोई अगर आपके दुकान पे आता है, दुकान नहीं बोलना चाहिए, ऑफिस में आता है, तो आजकल वैसे ही हो गया, लेकिन खैर ऑफिस में अगर कोई आता है तो वो आपसे क्या पूछेगा? वो बोलेगा कि सर मुझे पार्टनरशिप करना है। तो आपको उसको बताना पड़ेगा पार्टनरशिप में क्या राइट्स होते हैं, कैसे डीड बनती है, कैसे रजिस्टर करना है। वो बोलेगा मुझे कंपनी बनाना है, तो आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल है, आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। जब लोग आएंगे बोलेंगे मुझे कंपनी फॉर्म करना है, हम 3 लोग हैं जो लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, सो फिर उनको समझाना, बराबर कंपनी फॉर्म करना, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। रियल लाइफ में आपको बहुत काम आएगा। आगे अगले साल आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप सीए फाइनल लेवल पे भी आईडीटी में बहुत डीप में अंडरस्टैंडिंग लोगे। वैसे इंटर में भी है, जीएसटी वगैरह भी है, सो वो सब आप पढ़ोगे। तो ये सब भी एक्चुअली कानून ही है। इनकम टैक्स का लॉ होता है, इनकम टैक्स लॉ है, एक्ट होता है उसका भी, जीएसटी का एक्ट है, ये सब भी लॉ का ही एक प्रकार है। तो ये सब कानून है, जितना आपको लॉ काम आएगा उतने बाकी चीजें नहीं आती है। सो लॉ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मान के आप उसको चलो। लॉ और इवन अकाउंट्स, अकाउंट्स तो है ही, बट रियल लाइफ में अकाउंटिंग जो है आपको बहुत डीप में आना चाहिए। रियल लाइफ में क्या है ना, आपके लिए ऑडिटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। सीए कभी अकाउंटिंग करते नहीं दिखेगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा सीए को अकाउंटिंग नहीं आई तो चलता, तो मैं जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान रखना। सीए अकाउंटिंग करते नहीं दिखता है, अनलेस वो खुद अकाउंटिंग के फील्ड में खुद जाना चाहे तो। सीए क्या करता है, ऑडिट करते दिखेगा आपको। सो ऑडिट यानी चेक करना, अकाउंटिंग जो किया वो सही किया कि नहीं किया। जब कोई कंपनी का कोई व्यक्ति मेरे पास अकाउंट्स लेके आएगा, सो वो मेरे से अकाउंटिंग नहीं करवाना चाहता है, वो सिर्फ देखता है कि मेरे अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग किया है, उसको ऑडिट करो, चेक करो। सो ऑडिटिंग रियल लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाता है और अकाउंटिंग जो है थेरोटिकल हो जाता है। सो लेकिन अकाउंटिंग का नॉलेज बहुत होना चाहिए डीप में, तभी तो आप चेक कर पाओगे कि वो सही किया कि नहीं किया। सो अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो समझने के बाद ही आप ऑडिटिंग कर सकते हो, चेक कर सकते हो। सो ऑडिट करना मीन्स चेक करना। सो ऑडिट ये भी आपको सीए इंटर लेवल पे पढ़ने को मिलेगा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोलते हैं हम लोग ये थ्योरी है, बट एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल हो जाएगा रियल लाइफ में। ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इनकम टैक्स हो गए, ये सब जो है ना, ये सब आपके लिए रियल लाइफ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और अभी आपको ये थेरोटिकल दिखते हैं, बट जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो आपसे यही एडवाइसेस लेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, इनकम टैक्स बचाना है, सो ये सब चीज़ों से रिलेटेड वो एडवाइस लेगा। सो इसीलिए इसको प्रैक्टिकल सोच के करो, समझो, और ये आपको रियल लाइफ में इतना हेल्प करेगा जितना यानी पैसे कमाने का जरिया है बोल सकते हो आप। क्योंकि लोग आएंगे तो आपसे कानून की एडवाइस लेंगे। सो एक सीए को एक्सपर्ट माना जाता है, आपने पता ही है, आपको सुना ही है आपने कि अकाउंटिंग वगैरह का एक्सपर्ट होता है, साथ में वो टैक्सेशन लॉ इनका भी एक्सपर्ट होता है। टैक्स भी लॉ है, इनकम टैक्स जीएसटी ये सब का भी एक्सपर्ट होता है वो। सो
उसको ये सब चीजें बहुत डीप में पता होनी चाहिए। जब कोई एक बिजनेस ओपन करने आता है ना, तो वो आपको आके सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि मुझे ऐसा ऐसा बिजनेस करना है। आपको उसको सुझाव देना है कि भाई तेरे को कंपनी बनाना सही रहेगा या पार्टनरशिप करना रहेगा या फिर प्रोप्राइटरशिप में कॉन्ट्रैक्ट करो चलाओ। सो ये सब अपने को समझाना है उसको। तो रियल लाइफ में ये सब चीजें आपको एडवाइस देना पड़ेगा और इसीलिए ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। सो इसको थ्योरी मान के बिल्कुल नहीं चलेंगे और इसको हम नॉलेज बेसिस पे पढ़ेंगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना हमारा एम नहीं है। सो हमको नॉलेज गेन करना है। अब इसके लिए मैं आपको एक तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स रहेंगे बहुत सारे, कुछ आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स रहेंगे, कुछ एक्चुअल केसेस होंगे जो रियल लाइफ में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस हुआ है, ऐसी कोई चीजें होगी। कंपनी के एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे कंपनी में कई बार पब्लिक इशू आता है, शेयर्स बेचे जाते हैं, तो वो सबके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब हम समझेंगे अलॉन्ग विथ बहुत सारे डायग्राम्स। मैं जो भी पढ़ाता हूँ डायग्राम्स के हिसाब से पढ़ाता हूँ, भले ही लॉ है लेकिन आपको एक कॉपी बना के लाना है। आप जब भी पढ़ोगे तो बहुत सारे डायग्राम्स रहेंगे और ये खतरनाक डायग्राम्स आपके खूब काम आएंगे। जैसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं, आपको अभी क्या क्या बताऊँ, तो धीरे धीरे पता लगेगा आपको। सो पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, कोई फ्लो चार्ट के बेसिस पे रहेगा, कोई एरो डायग्राम्स रहेंगे, ऐसे बहुत सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस रहेंगे। इसके लिए आपको एक अलग से नोटबुक बनाना है। वो नोटबुक इंपॉर्टेंट इसीलिए रहेगी क्योंकि नोटबुक में आपका पूरा रिवीजन मटेरियल तैयार होते जाएगा साथ साथ में। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं सो उसका साथ साथ में रिवीजन के हिसाब से मटेरियल तैयार होगा। क्योंकि आपके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा। सीए एग्जाम में डिफिकल्टी कुछ नहीं रहती। लोग बोलते हैं डिफिकल्ट होता है, बट सत्य यह है कि सीए एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होती। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आए, कोई भी सब्जेक्ट का। आप हर सब्जेक्ट देख लेना, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। 100% समझ में आता है आपको, लेकिन तकलीफ ये होती है वो याद नहीं रहते, क्योंकि कोर्स बहुत वास्ट है। अभी जैसे मैंने बताया अपने को ये 7 चीजें पढ़ना है, तो ये इतनी सारी चीजें हैं जितना आप 11th-12th मिला के भी नहीं पढ़ते, उतना आपको यहाँ पे ये 3-4 महीने में पढ़ना है। दिक्कत वो होती है कि कोर्स बहुत वास्ट है और टाइम बहुत लिमिटेड है, और आपको आखिरी वक्त में रिवाइज भी करना है। आखिरी वक्त मीन्स नहीं, वो आखिरी वक्त नहीं, आखिरी वक्त मीन्स जब एग्जाम का टाइम होगा। एग्जाम के टाइम वो कल पेपर है तो आज रिवाइज कैसे होगा एक दिन में? इतनी बड़ी बुक आपको दिख रही छोटी सी बुक है, पर 480 पेजेस हैं उसमें। लगभग 500 पेजेस, 450 पेजेस पकड़ लो। कुछ बीच के ब्लैंक वगैरह होते हैं, तो 450 पेजेस हैं इसमें। तो 450 पेजेस पढ़ना है, रिवाइज करना है। वो भी इसमें जितना दिया वो प्रिंट किया हुआ है, वो अगर अपन लिखेंगे तो और ज्यादा हो जाता है। इतना सारा रिवाइज करना है, इतने सारे एक्ट हैं, ये सबको कैसे रिवाइज करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और इसीलिए यहाँ पे हम जब भी पढ़ते हैं तो रिविजन रोज होता है। जैसे आज मैं जो पढ़ाऊंगा, कल जब हम नया पढ़ेंगे तो पहले आज का रिवाइज होगा, परसों जब नया पढ़ेंगे तो पहले दोनों दिन का रिवाइज होगा। शुरू के 5-10 मिनट में हमारा क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है, और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। इससे आपको क्योंकि रिवाइज हुआ है तो वो याद हो जाता है। बट फिर भी घर पे भी पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा घर पे नहीं पढ़ना, घर पे पढ़े बिना सीए नहीं होता। कोई कोई ऐसा एडवर्टाइज करते हैं कि यू विल नॉट हैव टू स्टडी एट होम, बट ऐसा नहीं होता। सीए घर पे पढ़े बिना होता ही नहीं, आपको पढ़ना ही चाहिए। यहाँ हम बहुत डीप में भी पढ़ाएंगे, बट आपको खुद को भी मेहनत करना है उसमें। इसीलिए आपको दिखता है कई बार हम लोग किसी को पढ़ा रहे हैं, कोई 90 भी स्कोर कर रहा है, कोई 40 स्कोर कर पा रहा है। अपनी खुद की मेहनत भी उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। हमको इसीलिए खुद को भी यहाँ पे मेहनत करना है। आपको यहाँ पे क्योंकि डायग्राम्स बनाना है, एग्जाम्पल्स जो रहेंगे वो तो आप नोटबुक जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसी में लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स वहाँ पे वैसे बहुत सारे दिए हैं, बट मैं कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स दूंगा, वो भी आप उसमें साथ में लिखते जाना। छोटे छोटे एक एक लाइन में 2-2, 3-3 वर्ड्स में आप लिख लोगे, आपको याद रहेगा। इतने जनरल एग्जाम्पल्स रहेंगे ना, ऐसे ही याद रहेंगे आपको। और डायग्राम्स जो है वो आपको अलग एक कॉपी बनाना है। एक ही कॉपी बनाओ तो सफिशिएंट रहेगा। उस कॉपी में, नोटबुक में शुरुआत में अपन ये जो डायग्राम्स वगैरह ये सब बनाते जाएंगे, और आखिरी में आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। पीछे से आप रिवर्स ऑर्डर में राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। एक दो क्वेश्चंस लिख के देख लिए, उसी बुक में आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करना चालू कर लेना, तो दैट विल बी सफिशिएंट। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको यहाँ मेरे तरफ से जो मिला है, एक तो ये बुक मिलेगी, ये कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक है जिसमें ये सब चीजें कवर्ड हैं। इसके अलावा एक नोटबुक जो आपको बनाना है वो रहेगा, तो एक टेक्स्ट बुक है आपके पास,
एक नोटबुक रहेगी, एक शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको। मिल गए क्या आपको शॉर्ट नोट्स? नहीं मिले ना? तो एक बार देखना घर पे, नहीं तो फिर बाद में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स ये आखिरी वक्त पे रिवाइज करने के लिए बहुत काम आते हैं। वैसे यहाँ पे तो बनते जाएंगे अपने नोट्स, बट एक शॉर्ट नोट्स भी है मेरे, वो भी आपको आखिर में मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें कलर्ड शॉर्ट नोट्स है, वो जनरली हम लोग आखिर में ही देते हैं, इसीलिए क्योंकि अभी से फिर उससे आप पढ़ना चालू नहीं करो, आप पहले पूरा रीडिंग करो, अच्छे से समझो, आखिरी वक्त में वो रिवाइज करने के लिए सिर्फ काम आता है। ठीक है, तो कलर्ड शॉर्ट नोट्स रहेंगे, वो भी आपको मेरे तरफ से यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे प्रिपेयर होते जाएगी, टेक्स्ट बुक रहेगी, नोटबुक रहेगी और शॉर्ट नोट्स रहेंगे, तीन चीजें आपको मिलने वाली है। इसके अलावा रेगुलर टेस्ट होती है आपकी। रेगुलर टेस्ट जो होती है वो तीन तीन चैप्टर्स पे होती हैं, कभी कुछ बड़े चैप्टर्स है तो 2 चैप्टर पे होंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स है तो 4 चैप्टर मिला के भी एक टेस्ट हो सकती है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरे 4 चैप्टर मिला के एक टेस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी रेगुलर टेस्ट होगी। क्लास टेस्ट आप रेगुलरली दो, बहुत काम आती है क्लास टेस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां अपने को पता लगती है, और जो राइटिंग प्रैक्टिस हम घर पे नहीं करते, तो मैं बोलता तो हूँ लेकिन कई लोग नहीं करते, तो वो एटलीस्ट क्लास टेस्ट के बहाने थोड़ा लिखना हो जाता है। सो उस बहाने से आप लिख के देखोगे। सो अगर आपको नहीं भी पढ़ के आए हो तो भी एटलीस्ट जितना क्लास में किया उसके बेसिस पे लिखने का ट्राई करना। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको नहीं जम रहा है तो भी बैठो और बाजू वाले का देख के लिखो। चीटिंग नहीं है, देख के लिख सकते हो आप, यहाँ थोड़ी चीटिंग हो रही। चीटिंग होगी अगर आप मेन एग्जाम में ऐसा करोगे, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, तो इसमें आप बाजू वाले को देख के लिख सकते हो, भाई बताना, वो बताएंगा आपको तो आप लिख लेना, गलत बताएंगा तो जरूर याद रहेगा, फिर वो तो रिवीजन हो रहा है ना, आपको याद रहेगा वो कि यार इससे पूछा था, इसने गलत बताया था, अब तो ये कभी नहीं भूलूंगा मैं। सो ये चीजें एक्चुअली कोऑपरेटिव लर्निंग, ये एक्चुअल में चीटिंग नहीं। चीटिंग वो होती है जिससे आप कुछ कर रहे हो और दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो चीट हो रहा है वो। यहाँ चीटिंग नहीं है। आप अगर बुक खोल के भी लिख रहे हो, आपने ऐसा बुक खोला फिर बंद किया और चुपके से लिख लिया, आपके दिमाग में घूमते रहेगा 3-4 बार, तो 3-4 बार घूम रहा है, दैट मीन्स वो याद होते जा रहा है, और जितने क्वेश्चंस क्लास टेस्ट में आएंगे जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट चीजें ही आएगी। तो जो रेगुलर आते रहते हैं क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा देख के लिखो, मैं बोल रहा प्रैक्टिस करो, घर पे अच्छे से पढ़ो, उसके बाद लिखो, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ के आए तो एटलीस्ट लिखो, तो टेस्ट तो जरूर देना है आपने, क्योंकि उससे फायदा होगा। ठीक है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये चीटिंग नहीं है। मेन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, नहीं तो बोले सर ने बोला है कि चलो देख के लिखो बाजू वाले से, तो ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में चीटिंग नहीं है। इससे आप देखो ना, बाजू वाले का कोई लॉस हो रहा क्या, या दूसरे का लॉस हो रहा क्या, यहाँ की टेस्ट में क्या मार्क आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इससे कोई ना आपके एग्जाम में एकेडमिक्स में कोई मार्क्स पे फर्क पड़ेगा, ना आपके आईसीआई ये मार्क्स को काउंट करने वाला है, तो इससे कोई लॉस नहीं हो रहा किसी का, तो इससे उल्टा फायदा ही होगा। हाँ, लेकिन शांति से, ऐसा नहीं बातें कर करके लिख रहे, हाँ भाई हाँ अच्छा ऐसा है क्या, सो बातें नहीं करना, चुपचाप से लिखते रहो। सो इससे एटलीस्ट आप लिखोगे तो कम से कम आपका लेवल बढ़ेगा। अगर आपने टेस्ट दिया ही नहीं तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप घर जाके भी कोई पढ़ने वाले तो हो नहीं। सो टेस्ट वैसे रेगुलरली देना चाहिए, कंपलसरी तो रहती है, बट फिर भी नहीं देते हैं अगर, तो हम लोग एक्शन नहीं लेते जनरली, बट फिर भी आपने देना चाहिए, खुद से आपने इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो जरूरी होता है। तो खैर, सो ये टेस्ट वगैरह होगी रेगुलरली, आपकी क्लास टेस्ट होगी जो आपके लिए बहुत काम की होगी। क्यूमुलेटिव रिवीजन तो बताया ही मैंने, और लास्ट में एक होता है वनडे रिवीजन, ओडीआर। वनडे रिवीजन इसीलिए क्योंकि लास्ट में इन्हें एग्जाम के एकदम पहले नहीं, कि एग्जाम कल है और आज वनडे रिवीजन, वह तो सेल्फ स्टडीज करना चाहिए, बट जैसे सब प्रिपरेशन हो जाते हैं, आपके टेस्ट सीरीज हो जाती है, उसके बाद एक हफ्ते के टाइम में हम लोग सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन ले लेते हैं, तो उसमें एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होते जाएगा। सो उससे क्या होगा, अगर आपके कोई डाउट्स छूट गए तो वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, कोई अगर आपको टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आया था नहीं जमा, तो आप उसमें पूछ सकते हो, तो उसमें भी हम लोग फिर ये सब सॉल्व वगैरह कर देते हैं। सो ओडीआर भी होता है आखिर में, वनडे रिवीजन, बट ये आखिर की बात हो गई, एग्जाम के जस्ट कुछ टाइम पहले ये होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा डायग्राम्स एग्जाम्पल तो बताया मैंने, ये आपको बनाना है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बना नहीं रहे लिख नहीं रहे, क्योंकि एक आदत होती है हमको, हम लोग लिखते नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे छोड़ो ना ऐसे ही याद रहेगा, बट याद नहीं रहने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब आखिरी में लास्ट वाला जब चैप्टर पढ़ते रहोगे, तब शुरुआत में क्या पढ़ा था वो याद नहीं रहेगा, जब तक आपने उसको प्रॉपरली लिख के नहीं रखा है, या फिर उसके डायग्राम्स आपके पास रेडी नहीं है, क्योंकि इतना वास्ट कोर्स है ना, जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो पूरा धुंधला धुंधला याद रहेगा सब।
सो ऐसा पूरे सीए कोर्स में यही होता है। एक्चुअली सीए कोर्स डिफिकल्ट है ही नहीं, हर चीज आपको समझ में आती ही है, 100% कवरेज होता है, बराबर समझता है। इवन एक एवरेज स्टूडेंट भी रहेगा तो उसको पूरी चीज 100% समझ में आ जाएगी। दिक्कत यही है कि कोर्स इतना वास्ट है ना, तो उसको रिवाइज कैसे करना, एग्जाम में कैसे लिखना, लास्ट टाइम पे कैसे याद रखना, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन होना जरूरी होता है, और जितने रिविजन्स होंगे, जितना रीडिंग आप बढ़ाओगे, उतना बेटर होते जाएगा, आपका लेवल इंक्रीज होते जाएगा। एक चीज और बता दूं अपने बुक के बारे में, ये बुक जो है वैसे नेशनल लेवल पे, वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी पब्लिश होती है। तो आपको ये बुक दिखेगी, दुबई उबई तक भी जाती है, वहां भी लोग सीए करते हैं। लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है ना, ये थोड़ी हैवी लगेगी आपको शुरुआत में, बट ये जो लैंग्वेज है, आपको ये लैंग्वेज सीखना है। सो मैं चाहता तो बुक को और आसान लैंग्वेज में लिख सकता था, सिंपल इंग्लिश में, लेकिन हमको लीगल लैंग्वेज सीखना हमारा मेन उद्देश्य है अभी। ये आपको पूरे कंटेंट्स दिए हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर पे आए अगर, डिवीजन 1 चैप्टर 1। सो इसमें थोड़ी लैंग्वेज जो है ना, थोड़ी हैवी लगेगी आपको, थोड़ा ऐसा इंग्लिश भी जो है नॉर्मल इंग्लिश से थोड़ी हैवी लीगल लैंग्वेज देखने को मिलेगी, और ये हमको सीखना है। ये इसीलिए सीखना है क्योंकि लीगल लैंग्वेज समझना है हमको, आगे चल के आपको ऐसा लेवल आ जाना चाहिए, सीए इंटरमीडिएट लेवल तक के ऐसा लेवल आ जाना चाहिए कि आपको फिर लॉ जो है वो खुद से समझ में आ जाए, खुद आप रीड करो उसके एक्ट की लैंग्वेज, कानून में क्या लिखा है, और उसको इंटरप्रीट करो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद अभी जैसा मैंने बताया, सिर्फ चीजें समझ के याद रखना नहीं है, रटना नहीं है। हमारा मेन मकसद है उनको अप्लाई करना, नॉलेज गेन करना, यूज कैसे करेंगे वो सब हमको करना है। तो उसके लिए आपको ये लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा। आप सोच के देखो, सीए बन गए, उसके बाद फिर से कोई कानून बदल गया, इनकम टैक्स एक्ट था वो चेंज हो गया, तो क्या फिर से क्लास लगाओगे क्या, चलो क्लास करते हैं, तो फिर से क्लास करने थोड़ी आओगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुके हो वो चीजें। भले ही कानून बदल गया तो आपको पढ़ना आना तो चाहिए ना। सो इसीलिए हमको यहाँ कानून पढ़ना सीखना है कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है, और इसीलिए बुक की लैंग्वेज को हमको नीचे नहीं लाना है। अपन चाहते तो उसको और इजी लैंग्वेज में लिख सकते, लेकिन हमको उसको नीचे नहीं लाना है, हमको अपना लेवल रेस करना है। शुरुआत में इसमें कई ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो थोड़े आपको हैरी पॉटर के स्पेल जैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे जिसमें अजीब सा लगेगा, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, ऐसे दिखेगा, वॉइड एब इनिशियो, ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जैसे हैरी पॉटर के स्पेल होते हैं ना, ऐसे छड़ी घुमाए और आगे वाला गायब हो गया। सो वैसे आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। सो बहुत सारे वर्ड्स हैं, नेमो, डेट, क्वेड, नॉन, हैबिट, ऐसा दिखेगा। तो अभी एक क्लास में पढ़ा के आया मैंने, पढ़ाया था, तो ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये क्यू फैसिट पर, एलियम फैसिट पर से, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे जो आपको लगेगा कौन से दूसरी दुनिया के आए हैं, लेकिन ये भी शुरू में लगेगा। बाद में आप आपस में ही ऐसी बातें शुरू कर दोगे, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो है, सो ये सब आप आपस के बोलचाल की भाषा में ये वर्ड्स यूज करने लग जाओगे, इतने ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे आप। तो शुरुआत में थोड़ा ये डिफिकल्ट लग सकता है आपको, क्योंकि लैंग्वेज उसकी थोड़ी लीगल लैंग्वेज है, उसमें भी कुछ लेटिन फ्रेजेस आते हैं, वो लेटिन फ्रेजेस जो है उसका मीनिंग हमको समझना पड़ता है, जैसे नेमो, डेट, क्वेड, नॉन, हैबिट, ऐसे रहेंगे। तो ये सब जो वर्ड्स है ये क्या बोल रहे हैं ये समझना है हमको। शुरुआत में थोड़ा हैवी लगेगा, बाद में ये इतने इतने आसान हो जाएंगे कि आपस में आप बातें करते वक्त भी ये वर्ड्स यूज करने लगेंगे, इतने ईजी हो जाएंगे। लेकिन अपना मेन एम है अपने को अपना लेवल रेस करना है, अपने को बुक का लेवल डिग्रेड नहीं करना है, अपने को अपना लेवल बढ़ाना है। और इसीलिए हम बुक की लैंग्वेज को डिग्रेड नहीं करेंगे, मैं आपको मीनिंग जरूर बताते जाऊंगा जो टेक्निकल वर्ड्स दिखेंगे, बट हम लिखते वक्त ट्राई करेंगे कि वही वर्ड्स लिखें जो कानून में दिए हुए हैं। ठीक है, एकदम जनरल लैंग्वेज में हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो जनरल लैंग्वेज अपना कोई 10th-12th की एग्जाम तो है नहीं। अब हम एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आपको शर्मा सर ने बोली होंगे आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल हाँ सर बोलते हैं ना। तो अभी इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाना चालू करेंगे, तो बहुत सारे, मैं खुद शर्मा सर से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है शर्मा सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, पूरा डीप में। अभी तक मैं क्योंकि साइंस वाला था, कभी किसी से अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं, जब भी अकाउंट्स पढ़ा तो शर्मा सर से ही पढ़ा है। तो शर्मा सर से अकाउंट्स पढ़ने के बाद ऐसा लेवल आ जाता है कि फिर बाद में टेंशन ही नहीं रहता। तो साइंस से होने के बावजूद मेरे को बहुत बढ़िया अकाउंट्स जमने लगा है। सो जमना ही चाहिए ना, सीए बन रहे तो अकाउंट्स तो जमना ही चाहिए। तो होता है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। शुरुआत में तकलीफ जाएगी, उसमें भी जाएगी, जो साइंस वाले हैं उनको ज़्यादा जाएगी, लेकिन कोशिश करते रहना, सही तरीके से आगे बढ़ते रहना, बराबर बहुत इजी हो जाएगा आगे चल के।
तो शुरुआत में सही तरीका थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट वो सही तरीका है। आप जैसे आगे बढ़ोगे ना वो सबसे आसान हो जाएगा। तो पहले डिफिकल्ट लगेगा, यहाँ पे जो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये थोड़ी इजी होने लगेगी। ठीक है। सो अभी हम पढ़ाई बिल्कुल चालू तो नहीं करते, पर कानून के बारे में थोड़ी चर्चा शुरू कर देते हैं। सो आपने कानून सुना तो होगा, ये वर्ड कई जगह पे लॉ सुना होगा। तो लॉ क्या होता है, पता है आपको? लॉ, कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे गिरती है, ऐसा पढ़े थे। न्यूटन्स लॉ पढ़े थे, न्यूटन था ना, न्यूटन, ग्रेविटी पढ़े कि नहीं? कानून है यानी क्या है, प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है। तो यहां पे भी जब हम लॉ बोल रहे हैं तो इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है अपने को लॉ, और क्यों बनाया गया है ये? सो जैसा कि आपको पता है इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। मैन इज अ सोशल एनिमल, बचपन से पढ़ते आए हैं। बचपन में इतने इतने से थे, स्कूल जाते थे, सिविक्स पढ़ा था, पढ़े थे कि नहीं? उसमें दिया है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो समाज में रहता है। और जब समाज में रहते हैं तो तकलीफ होना ये स्वाभाविक सी बात है, झगड़े हो सकते हैं, तकलीफ हो सकती है। उन झगड़ों से निपटने के लिए लॉ बनाया गया है। जो रूल्स हैं किस चीज के लिए, कंडक्ट के लिए, कंडक्ट, बिहेवियर, किस प्रकार से बिहेव करना क्या नहीं करना, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है। सो कोई भी चीज की वैल्यू जानना है ना, तो पहले ध्यान रखो अगर वो चीज नहीं होती तो क्या होता। फिर आपको वैल्यू समझती है। कोई भी चीज की वैल्यू तभी पता लगती है जब वो अपने पास नहीं है, या फिर जब हम उसको खो देते हैं। सो कुछ है आपके पास, वो चला गया कोई या कुछ जो भी है, एज द केस में भी, तब वैल्यू समझ में आती है। सो वैल्यू जानना है ना, तो इमेजिन करो लॉ नहीं होगा तो क्या होगा। अगर कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई चोरी करेगा तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, कोई मारपीट करेगा तो एक्शन ले सकते हैं, तो क्या होगा? तो हर व्यक्ति एक दूसरे को मारपीट करेगा, चीजें चोरी कर लेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ, कोई आएगा एकदम बॉडीगार्ड आके मेरे को मारपीट करके मोबाइल ले गया, लैपटॉप ले गया, कानून ही नहीं है, मैं बेचारे पे एक्शन, बेचारा तो मैं हूं, मैं उस पर एक्शन नहीं ले सकता। अब मैं क्या करूंगा फिर? मैं जो मेरे से कमजोर दिखेगा उसको पकड़े, उसको मारे पीटे, उसकी चीजें ले लिए, तो ऐसे करे तो फिर तो झगड़े चलते रहेंगे ना। लेकिन कानून है, इसीलिए मुझे पता है कि एक सोशल सिक्योरिटी है। मैं अगर रास्ते से जा रहा हूँ, भेलपुरी खा रहा हूँ, नहीं भेलपुरी नहीं खा रहा हूँ, रास्ते से जा रहा हूँ, तो मुझे सेफ लगना चाहिए, सेफ्टी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ते से जा रहे लोगों ने लूट लिया, पैसे वैसे चोरी कर लिए। मुझे पता है कि आज मैं अगर कहीं बाहर जा रहा हूं तो अगर कुछ होगा भी तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूं, उस पर एक्शन हो सकती है। तो कानून का महत्व है, क्योंकि इंसान समाज में रहता है तो समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक सी बात है। और अगर कानून होगा तो हम उन प्रॉब्लम से इजीली निपट सकते हैं, क्योंकि रूल्स बना दिए कि किसी को मारना पीटना नहीं, चोरी नहीं करना। अगर कोई ये सब कर रहा है तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उसको जेल हो सकती है। तो ये सब चीजें कानून में लिखी हुई हैं। समझो अगर ट्रैफिक के नियम नहीं होते, ट्रैफिक रूल्स नहीं होते, पहले एक जमाना था इतनी जरूरत नहीं थी, ट्रैफिक का कोई कानून नहीं था, जब मैं और गांधी जी एक जमाने में बैठ के चाय पिया करते थे, उस जमाने की बात है। हम देखते थे तो दो चार गाड़ियां रास्ते पे दिखती थी बस, बाकी ऐसा रास्ते भी छोटे छोटे होते थे, बाकी लोगों के पास बैलगाड़ी वगैरह टाइप की चीजें होती थी, ऐसे मोटर व्हीकल्स नहीं थी किसी के पास। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, गांधी जी भी निकल लिए, मैं था, मैंने देखा आजकल गाड़ियां बहुत हो गई है, और इसके कारण एक एक्सीडेंट की प्रॉब्लम चालू हो गई, क्योंकि कानून नहीं है। इमेजिन करो कानून नहीं है तब की बात, अगर कानून नहीं है और गाड़ियां इतनी सारी आ गई तो झगड़े होंगे। मैं इधर से जा रहा हूँ, उधर से कोई आ रहा है, उड़ा दिए। कोई लॉ ही नहीं है कि रेड लाइट है तो रुको, ग्रीन है तो चलो, ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो कोई भी कहीं से भी आ रहा है, एक दूसरे को उड़ा रहे, दोनों एक तरफ से आ रहे हैं, वो बोल रहा तू पीछे जा, ये बोल रहा तू पीछे जा। तो इसीलिए फिर कानून बनाया गया। कानून में लिखा गया कि कोई भी गाड़ी चला रहा है तो अपने लेफ्ट हैंड साइड से चलाएगा। तो लेफ्ट हैंड से चलेंगे तो कम से कम उधर वाला क्लियरली जा पाएगा, इधर से जा पाएगा। फिर रेड लाइट रहेगी तो रुकना है, ग्रीन है तो चलना है, और ऑरेंज है तो इधर उधर देख के सतर्क रह के चलना है। तो ये सब रूल्स बनाए गए। कोई अगर पैदल चल रहे हैं तो बीच रास्ते से नहीं चलेंगे, साइड में फुटपाथ बना है उसके ऊपर से चलना है। फिर अगर कोई को रोड क्रॉस करना है तो बीच से एकदम रोड क्रॉस नहीं करना, साइड में झिब्रा पड़ा हुआ है तो झिब्रा के ऊपर से चलो, झिब्रा क्रॉसिंग होती है ना,
तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से चलो, ऐसे सब रूल्स बनाए गए। ये रूल्स क्यों बनाए गए? क्योंकि एक प्रॉब्लम थी एक्सीडेंट की, उसको सॉल्व करने के लिए रूल्स बनाए। सो ये जो रूल्स हैं ये एक कानून बन जाता है। कैसे क्या ये कानून बनता है इसको हम समझते हैं। एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूं मैं, कुछ बेसिक चीजें कानून से रिलेटेड। सबसे पहले कानून के लिए एक प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कानून बनता है। जैसे कि प्रॉब्लम थी अभी, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट की प्रॉब्लम थी, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमने सॉल्यूशन लिखा। ये सॉल्यूशन को हम एक बुक पे लिखते हैं, कागज वगैरह पे लिखते हैं, और इसको हम एक नाम देते हैं बिल। इसको बिल बोला जाता है। ये जो सॉल्यूशन हमने लिखा, ये सॉल्यूशन को अब लोग फॉलो क्यों करेंगे? आप सोच के देखो, हर कोई बोलेगा मैं अपने कानून बनाऊंगा, तुम लोग लेफ्ट साइड से चलो, मैं राइट साइड से ही चलूंगा, मैं तो बीच रोड से ही चलूंगा। सो अब अपने अपने कानून बनाने लगेंगे, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इसको एक कानूनी वैधता देना है, वैलिडिटी देना है कि भाई नहीं, ये बोल दिया ना तो ये अब सबको फॉलो करना है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको पास किया जाता है इन पार्लियामेंट। बचपन में पढ़ा है, ये सब एक्स्ट्रा का नॉलेज है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ। लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, यहाँ पे बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में इसको पास किया जाता है। दैट मीन्स इसमें वोटिंग होगी। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पार्लियामेंट में पास हुआ, तो ध्यान रखो कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। क्या सरकार बनाती है क्या कानून? तो आंसर इज नो, गवर्नमेंट नहीं बनाती। पहली चीज ये ध्यान रखो, गवर्नमेंट का काम कानून बनाना नहीं होता। पढ़े आपने सिविक्स में, याद है क्या बचपन में? कितने पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के? 4 पिलर्स होते हैं। पहला होता है पार्लियामेंट जो कानून बनाता है, पार्लियामेंट मेक द लॉज। फिर दूसरा होता है गवर्नमेंट, वो एग्जीक्यूटर्स है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, वो कानून बनाते नहीं, उसको अप्लाई करते हैं, एनफोर्स करते हैं कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो ये सब इसमें आता है गवर्नमेंट में। तीसरा होता है कोर्ट जो इंटरप्रिट करता है, जुडिशरी, सो इंटरप्रिटेशन का काम करता है। और चौथा अभी वो जर्नलिज्म, मीडिया डाल दिया, पहले वो नहीं हुआ करता था। जब हम लोग छोटे थे तो सिर्फ 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोल के पढ़ा करते थे, बट अभी के बुक्स में 4 पिलर्स करके बताया है। सो ये जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें ध्यान रखो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। पार्लियामेंट जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, मैं सरकार नहीं बोल रहा, इसमें पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। इसमें नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हैं, इसमें पप्पू भी बैठे हैं, इसमें केजू भी बैठे हैं, ये सब लोग हैं, ये सब लोग वोटिंग करेंगे। सो जब ये वोटिंग हो जाएगी, 50% से ज्यादा लोग हाँ बोल देंगे, तो हम मान लेते हैं देश की जनता इसको हाँ बोल रही, क्योंकि ये लोग कौन है? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको हमने चुना है। तो भले कुछ कम वोट्स मिले किसी को, लेकिन अल्टीमेटली चुने गए हैं लोकसभा में या राज्यसभा में। सो उन लोग जब इसको हाँ बोल देते हैं तो मान लिया जाता है देश की जनता ने इसको हाँ बोल दिया, बिकॉज वो लोग हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसलिए इनके द्वारा ये पहले पास किया जाता है। इसके बाद भी अभी ये कानून नहीं बना, इस पे प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, प्रेसिडेंट्स एसेंट, साइन करते हैं प्रेसिडेंट इस पे, और इसके बाद ये बन जाता है एक एक्ट, ये कानून बन गया। ये किससे डील कर रहा है? तो मोटर व्हीकल्स के कारण जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उससे, इसीलिए इसको एक नाम देंगे हम मोटर व्हीकल्स एक्ट, क्योंकि इससे डील कर रहा है। वैसे ही लोग फ्रॉड करते थे, वादे कर लेते थे और पूरे नहीं करते थे, तो सर उसने भी वादा किया था, पूरा नहीं की, हाँ, वो अलग हो गया। यहाँ बिजनेस के वादे की बात हो रही है। मैंने समझो आपको वादा किया कि मैं आपको गुड्स लाके दूंगा, आपने मेरे को पैसा दे दिए, अमेजोन से समझो आप कुछ खरीद रहे हैं, आपने पैसा दे दिए, मैंने आपको गुड्स भेजा ही नहीं, तो आपके साथ तो धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। ऐसे केसेस में आप एक्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके लिए सॉल्यूशन दिया गया, ये सॉल्यूशन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास किया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, और इसके बाद इसको हमने नाम दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इसमें बात लिखी गई है कि जब किसी ने वादा किया है कि मैं गुड्स लाके दूंगा तो उसने देना चाहिए, नहीं देगा तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर मैंने आपको गुड्स दे दिया, आपने पैसे नहीं दिए, तो ऐसे केस में मैं आप पे एक्शन ले सकता हूं। कहां लिखा है? कानून में। सो इसके लिए फिर कानून बनाया गया। लोग साझेदारी में बिजनेस करते थे तो झगड़े होने लग गए, एक प्रॉब्लम हो गई, आपस में झगड़े होना, या बाहर वालों के साथ भी झगड़े हो रहे हैं,
किसी ने एक ने झगड़ा कर लिया कि यारा ने झगड़ा करके आई, वो आके हमको मार रहे हैं, तो तकलीफ हो सकती है, मारपीट हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, पैसे की हेर फेर हो सकती है। इसीलिए उससे रिलेटेड सॉल्यूशन लिखा गया, उसको फिर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास किया और बोला गया पार्टनरशिप एक्ट। सो ऐसे कानून बनाने के पीछे एक मकसद होता है। सो हर कानून के पीछे एक मकसद रहेगा। कानून पहले भी हुआ करते थे, जब ये पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाए जाते थे, पहले के जमाने में जब इवन कबीले में रहते थे लोग, उस टाइम पे भी कानून हुआ करते थे। हर कबीले के अलग अलग कानून होते थे। सो सबके अपने अपने लॉ होते थे, रूल्स होते थे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये रूल्स बहुत जमाने पहले से चले आ रहे हैं। सो इवन शुरुआती दौर से जब हम लोग गुफाओं में रहते थे, अलग अलग सब छोटे छोटे से कबीले में रहते थे, उस टाइम पे भी ये कानून हुआ करते थे। सो इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी जानेंगे हम और फिर आगे चर्चा करते हैं। सो देखो, पहला जो चैप्टर है ना, उसमें हमको यही समझना है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये पहले जब कोर्स में नहीं भी हुआ करता था तो मैं ये सब चीजें पहले सिखाता ही था, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते थे। अभी इंस्टीट्यूट ने इसको कोर्स में ला लिया है। सो इवन आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखोगे आज से 4-5 साल पुराने, तो उसमें भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। सो आपको, ठीक है, गुस्सा मत करो तो आपको अगर रिवाइज भी करना है तो आपको वीडियोस वगैरह मेरे अवेलेबल है, यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। अभी भी लाइव चल रहा है। तो ये कैप्स का भी पेज है, चलो एडवर्टाइज भी कर देते हैं। कैप्स का पेज है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वैसे मेरा खुद का भी एक पेज है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल बोलना चाहिए, पेज तो इंस्टाग्राम पे होते हैं। सो हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, जो भी है प्रोफाइल होती है, तो उस पर भी आप जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। और बेल आइकन वहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। अब सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। चलो एडवर्टाइज हो गया, खैर आगे बढ़ते। सो हाँ, नहीं, इससे एक्चुअल में फायदा होगा आपको। आप अगर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम से कोई ऐसा खास फायदा हो ऐसा नहीं लगता, लेकिन यूट्यूब से जरूर होता है। नए नए वीडियोस हैं तो हम लोग वो नए वीडियोस उसमें डालते हैं, अमेंडमेंट्स आए तो उसके थ्रू बताते हैं। हाँ, आपको इंस्टा से भी कई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट उसमें डीप वीडियोस नहीं मिलेंगे। बट यूट्यूब पे आपको पूरी की पूरी क्लासेस वगैरह भी मिल जाएगी। तो मेरा तो पूरा रिविजन्स उसमें अवेलेबल है, तो पूरा आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। इतना डीप में अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, एक एक घंटे में एक एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सो वो सब उसमें दिया हुआ है। सो आप इसीलिए यूट्यूब पे जाए, सब्सक्राइब करें, CA शशांक शर्मा। मैं ऐड डाल दूंगा बराबर, ऐसा ऐड, और उस पर आपको ज़रूर ये मिल जाएगा कि कैसे क्या। उसमें ये भी दिया है राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना, कौन से क्वेश्चंस कैसे लिखना, सब बताया हुआ है। वैसे मैं बताऊंगा आपको, अपने क्लास में भी ये सब चीज़ें अपन करेंगे। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो अब हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इस पे से क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, बहुत कम चांस है। कुछ 1-2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो बाकी इसमें हमको क्या पढ़ना है, तो वही हम क्यों पढ़ रहे हैं, कानून, कानून कहाँ से शुरू हुआ, हिस्ट्री ऑफ लॉ, पुराने कानून कौन कौन से थे। तो जैसा कि मैंने बताया, जब हम गुफाओं में रहते थे तभी भी कानून हुआ करते थे, और अब जब मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात है तब भी कानून है। सो पहले से कानून है। फिर कानून क्या होता है ये समझेंगे हम। उसके बाद फिर हम देखेंगे कानून बनते कैसे हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, फिर क्या प्रोसेस है, ये जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। सो बिल होता है, बिल को पास करते हैं बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, फिर जाके वो एक्ट बनता है। ये एक्ट में आप देखोगे ये सेक्शन वाइज लिखा होता है, ये भी मैं समझाऊंगा आपको। तो ये जो पहला चैप्टर है इसमें हमको कुछ बेसिक चीजें देखना है यहाँ तक के। इसमें सिर्फ ये बताया कोर्ट क्या है, कौन कौन से कोर्ट होते हैं अपने यहाँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ों के बारे में बताया है। RBI क्या है, सेबी क्या है। सो एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं इसमें, तो इस पे बहुत मेजर क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे। सो आपका मेन जो टॉपिक चालू होता है सेकेंड चैप्टर से चालू होता है कानून। यहाँ कानून नहीं चालू होता, यहाँ पे आपको बेसिक कुछ चीजें देखना है। तो अभी हमने पढ़ना चालू नहीं किया, अभी मैं कुछ बेसिक और आइडिया दे रहा हूँ। कल की क्लास से हम पढ़ना चालू करेंगे। मैं अभी बता रहा था कानून क्या है, ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे रहा था। बाद में हम इसमें डीप में अभी जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपना वक्त तो बीत चुका है, फिर आएगा अपना टाइम, आएगा कल, आएगा तो कल फिर मिलेंगे हम। तो ठीक है, तो कल से हम पढ़ाई चालू करेंगे। आपको क्या क्या लेके आना है, तो मैंने जैसा आपको बताया, एक तो टेक्स्ट बुक ये लेके आना है, साथ में आपको एक नोटबुक भी लेके आना है। तो ये 2 चीजें आपको लेके आना है, ठीक है, लॉ के लिए। और ये बुक सफिशिएंट है आपको, और कोई इंस्टीट्यूट से भी मॉड्यूल आता है बट वो सब देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें पूरा कवर्ड है। और ये वैसे मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए ही पूरी अपनी बुक बनी है।
तो मॉड्यूल में जो जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे है। थोड़ा लैंग्वेज टेक्निकल है बट हमको वो लैंग्वेज सीखना है, ठीक है। चलो, सो कोई डाउट है क्या किसी को? डाउट डाउट? ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं अपन और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ाई चालू करेंगे। चलो, थैंक यू।